भले ही हमें दिन में एक बार खाना खाना पड़े, लेकिन अपना खुद का न्यूक्लियर वेपन रखना चाहिए। कि अगर उस समय नेहरू जी ने इस ऑफर को मान लिया होता तो ना सिर्फ आज इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला फर्स्ट एशियन कंट्री होता, लेकिन मीटिंग के अंत में इंदिरा गांधी का फैसला राजा रमन्ना और उनकी टीम के पक्ष में जाता है और न्यूक्लियर टेस्ट के लिए डेट फिक्स किया जाता है। विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह को तो टेस्ट करने से सिर्फ 48 घंटे पहले बताया गया कि इंडिया कोई न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। तो राजा रमन्ना ने पीएम इंदिरा गांधी को कोड वर्ड में मैसेज भेजा। इंडिया के साथ एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होने वाली थी जिसके बारे में किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। 30 जनवरी 1909 के दिन मुंबई के एक अमीर पारसी परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा गया होमी जहांगीर भाभा। और इस समय तक किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह बच्चा आगे चलकर कुछ ऐसा करेगा कि पूरी दुनिया इसे द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के नाम से जानेगी। बचपन से ही होमी भाभा पढ़ाई लिखाई में तो इंटेलिजेंट थे ही, इसके साथ ही वो म्यूजिक एंड आर्ट्स में बहुत अच्छे थे। इनकी मैथमेटिकल एबिलिटीज इतनी अच्छी थी जिसे देखकर इनके फादर और दोराबजी टाटा, जो कि इनके अंकल थे, उन्हें उम्मीद थी कि ये बच्चा आगे चलकर टाटा के जमशेदपुर स्टील प्लांट को लीड करने के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट रहेगा। इसीलिए वो दोनों चाहते थे कि होमी भाभा इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाके मैकेनिकल इंजीनियरिंग करे और फिर वापस इंडिया आके टाटा के जमशेदपुर स्टील प्लांट को ज्वाइन करे। अपने फादर और अंकल के इसी उम्मीद को लेके अक्टूबर 1927 में होमी भाभा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाते तो है, लेकिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के एक साल के अंदर ही वो अपने फादर को एक लेटर लिखते हैं जिसमें वो कहते हैं कि मैं आपसे सीरियसली कहना चाहता हूँ कि एक इंजीनियर के रूप में ये जॉब या फिर ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है। फिजिक्स में ही लाइन है और मैं फिजिक्स करने की इच्छा से जल रहा हूँ, इसीलिए आपसे ईमानदारी से विनती करता हूँ कि मुझे फिजिक्स करने दें। इनके इस रिक्वेस्ट को उनके फादर मान तो लेते हैं, लेकिन एक शर्त रखते हैं कि इसके लिए पहले होमी भाभा को इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास लाना होगा। पर दूसरी तरफ होमी भाभा फिजिक्स करने के लिए इतने ज्यादा एक्साइटेड थे कि अपने फादर के कहने पर ना सिर्फ उन्होंने इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास लाया, बल्कि आगे चलकर जब उन्होंने फिजिक्स कंप्लीट की तो उसमें ही फर्स्ट क्लास लाया। और कुछ साल वहीं रिसर्च करने के बाद 1939 में वो छुट्टियों में वापस इंडिया आते हैं। अब जब ये इंडिया आ गए तो इनका आगे का प्लान था कि जैसे इनकी छुट्टियां खत्म होगी तो वापस इंग्लैंड जाके अपने रिसर्च को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि उसी टाइम वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण होमी भाभा दोबारा इंग्लैंड नहीं जा पाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद होमी भाभा बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में जाते हैं और अपना 1940 से 1945 तक का टाइम यहीं बिताते हैं। और कहा जाता है कि ये जो 5 साल इन्होंने यहाँ बिताया था ये इनके लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम था, क्योंकि यही वो टाइम था जब इन्हें रियलाइज हुआ कि वो अपने देश के डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकते हैं। इसी दौरान उन्होंने ये भी रियलाइज किया कि इंडिया में किसी भी इंस्टीट्यूट में ऐसी सुविधाएं मौजूद नहीं है कि न्यूक्लियर फिजिक्स जैसी चीजों पे काम किया जा सके। जिसके बाद इन्होंने इस बारे में अपने दोस्त JRD टाटा को एक लेटर लिखा, जिसके जवाब में JRD टाटा ने इन्हें सजेशन दिया कि उन्हें सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट को लेटर लिखकर एक नया इंस्टीट्यूट सेटअप करने के लिए मदद मांगनी चाहिए। फिर मार्च 1944 में इन्होंने सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट को लेटर लिखा और जून 1945 में TIFR यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने बेंगलुरु में काम करना शुरू किया और दिसंबर 1945 में इसे बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया। और जिस समय इंडिया में ये सब हो रहा था उसी समय जुलाई 1945 में US ने दुनिया का फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया और इस न्यूक्लियर टेस्ट को करने के 1 महीने के अंदर ही सबसे पहले 6 अगस्त को जापान के हिरोशिमा पे और फिर 9 अगस्त को जापान के नागासाकी पे न्यूक्लियर गिरा दिया, जिसमें 2 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई। अब इस अटैक के बाद जापान ने सरेंडर कर दिया, जिससे कि उस समय वर्ल्ड वॉर 2 तो खत्म हो गई, लेकिन आगे चलकर फिर 1949 में सोवियत यूनियन ने भी अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिससे कि पूरी दुनिया में एक तरह से न्यूक्लियर वेपन्स की रेस स्टार्ट हो गई। वहीं इंडिया में जब इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के बाद 15 अगस्त 1947 को इंडिया आजाद होता है तो आजादी के तुरंत बाद ही होमी भाभा प्राइम मिनिस्टर नेहरू को न्यूक्लियर एनर्जी पे काम करने के लिए राजी कर लेते हैं। 26 अप्रैल 1948 को होमी भाभा प्राइम मिनिस्टर नेहरू को एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि अगले कुछ दशकों में न्यूक्लियर एनर्जी दुनिया भर के देशों के डेवलपमेंट और इंडस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाएगी और अगर इंडिया इन देशों से पीछे नहीं रहना चाहता है तो उसे न्यूक्लियर एनर्जी के डेवलपमेंट के लिए एक बड़ा कदम उठाना होगा। और साथ ही ये भी सजेशन देते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी के डेवलपमेंट को एक बहुत ही छोटे और हाई पावर बॉडी को सौंपा जाए, जिसमें सिर्फ 3 लोग हो जो बिना किसी इंटरफेरेंस के सीधे प्रधानमंत्री के प्रति जवाबदेह हो। कुछ महीने बाद होमी भाभा के इस प्रपोजल को गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया और जल्द ही पार्लियामेंट में एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1948 पास किया जाता है और अगस्त 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाई जाती है। और जैसा होमी भाभा ने सजेशन दिया था वैसे इस कमीशन में 3 लोग थे, जिसका चेयरमैन होमी भाभा को बनाया जाता है। अब शुरुआत में तो इस कमीशन ने अपना ज्यादातर काम टाटा इंस्टीट्यूट में किया, लेकिन जल्दी होमी भाभा को रियलाइज होने लगा कि न्यूक्लियर एनर्जी के लिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट टाटा इंस्टीट्यूट में नहीं किया जा सकता। जिसके बाद जनवरी 1956 में इस कमीशन ने टोम्बे में एक नया एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट बनाने का फैसला किया। उसी साल प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्ट चार्ज के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भी सेटअप किया जाता है और इसके 2 साल बाद साल 1956 में इंडियन
इंडिया को एक बड़ी सफलता मिलती है जब इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा बनकर तैयार हो जाता है। और ये रिएक्टर उस समय न सिर्फ इंडिया का बल्कि पूरे एशिया का सबसे पहला रिएक्टर था। अब भले ही नेहरू जी ने न्यूक्लियर एनर्जी पे काम करने की मंजूरी होमी भाभा को दे दी थी, लेकिन वो न्यूक्लियर वेपन्स के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने सीधा कहा था कि इंडिया कभी भी न्यूक्लियर एनर्जी का यूज गलत कामों के लिए नहीं करेगा। वो न्यूक्लियर के इतने खिलाफ थे कि उन्होंने पूरी दुनिया से न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करने और न्यूक्लियर टेस्ट को बैन करने तक की बात कही थी। लेकिन इस समय तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जो इंडिया आज पूरी दुनिया से न्यूक्लियर वेपन खत्म करने की बात कर रहा है, आगे चलकर हालात ऐसे बनेंगे कि उसे ही मजबूरी में न्यूक्लियर वेपन बनाना पड़ेगा। अक्टूबर 1962 चाइना इंडिया पे अटैक कर देता है, जिसके बाद दोनों देशों में वॉर स्टार्ट हो जाती है और इस वॉर में इंडिया बहुत बुरी तरह हार जाती है। महाराजा कृष्णा रसगोत्रा, जो कि 1982 से 1985 तक इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी थे, उन्होंने अपने बुक ए लाइफ इन डिप्लोमेसी में लिखा है कि 1960 के टाइम पे अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने प्राइम मिनिस्टर नेहरू को लेटर लिखकर इंडिया को न्यूक्लियर टेस्ट करने में मदद करने की पेशकश की थी। लेकिन होमी भाभा और जीपी पार्सारथी के साथ विचार करने के बाद नेहरू जी ने इसे मना कर दिया। महाराजा कृष्णा का मानना है कि अगर उस समय नेहरू जी ने इस ऑफर को मान लिया होता तो ना सिर्फ आज इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला फर्स्ट एशियन कंट्री होता, बल्कि इसके अलावा ना तो कभी इंडिया चाइना की वॉर होती और ना ही कभी पाकिस्तान इंडिया पे हमला करने की कोशिश करता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे भी लोग हैं जिनका मानना है कि ये सारी बातें सिर्फ बयानबाजी है और ये नेहरू जी को बदनाम करने की एक कोशिश है। लेकिन इस वॉर के ठीक 2 साल बाद चाइना इंडिया को एक और बड़ा झटका देता है, जब अक्टूबर 1964 में चाइना अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट करता है। चाइना के इस न्यूक्लियर टेस्ट के बाद होमी भाभा और इंडिया रेडियो पे जाकर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के बारे में बात करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि चाइना ने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया है वो इस बात का संकेत है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है और हमें जल्द से जल्द कोई कदम उठाना चाहिए। लेकिन इसके अलावा वो अपने इस स्पीच में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की कीमतों को लेकर बात करते हैं और उनकी इस बात पे आगे चलकर संसद में बहुत ज्यादा बहस होती है। अब इस समय तक नेहरू जी की डेथ हो गई थी और लाल बहादुर शास्त्री देश के नए प्रधानमंत्री बने थे। और लाल बहादुर शास्त्री जो थे एक गांधीवादी सोच के नेता थे और वो भी नेहरू जी की तरह ही न्यूक्लियर वेपन्स के सख्त खिलाफ थे। नवंबर 1964 में जब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हो रही थी और इस मीटिंग में जब इस बात पे डिबेट शुरू हुई कि चाइना के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद इंडिया को अपना न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहिए या फिर नहीं, तो उस समय इस डिबेट में आधे से ज्यादा टोटल 22 में से 12 प्रतिनिधि ऐसे थे जो इस बात के सपोर्ट में थे कि इंडिया को अपना न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहिए। एक प्रतिनिधि कमलनाथ तिवारी ने तो यहाँ तक कहा कि अगर आप नहीं बनाएंगे तो लोगों का आपके ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। लेकिन पीएम लाल बहादुर शास्त्री इस पूरी डिबेट को ये कहते हुए खत्म कर देते हैं कि बनाने की बातों के लिए कांग्रेस पार्टी में कोई जगह नहीं है, क्योंकि शांति के दूत गांधी और नेहरू की तस्वीरें हमें देख रही है। पर इसके कुछ दिन बाद 27 नवंबर को जनसंघ पार्टी न्यूक्लियर वेपन बनाने को लेकर लोकसभा में एक प्रस्ताव पेश करती है और जब लोकसभा में इस प्रस्ताव पे डिबेट शुरू होती है तो एक एमपी कहते हैं कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ऑलरेडी बहुत खराब है, हालत इतनी खराब है कि हम अपने लोगों को खाना खिलाने के बारे में भी नहीं सोच पा रहे हैं। इसके जवाब में दूसरा कहता है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि एटम बनाने में हमारा सारा बजट खत्म हो जाएगा और लोग भूखे मरेंगे, ये बात किसी एक्सपर्ट की नहीं है। लेकिन डॉक्टर भाभा एक एक्सपर्ट है जिनका संबंध न्यूक्लियर साइंस से है। बेसिकली वो इस पॉइंट पे होमी भाभा ने जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की कीमत बताई थी उसके बारे में बात कर रहे थे। और इन सब बातों को सुनकर एक एमपी कपूर सिंह कहते हैं कि अगर हम अमरेरा यानी कि सिक्योरिटी गारंटी नहीं लेने का फैसला करते हैं तो भले ही हमें दिन में एक बार खाना खाना पड़े, लेकिन अपना खुद का न्यूक्लियर वेपन रखना चाहिए, क्योंकि गुलामी हमेशा भूख से भी बदतर होती है। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री एक बार फिर से होमी भाभा के स्टेटमेंट का क्लैरिफिकेशन देते हुए कहते हैं कि आज सुबह भी उन्होंने कहा कि ये यूएसए का फिगर है। यूएसए या फिर यूएसएसआर का डेवलपमेंट इतना ऊपर पहुंच गया कि उनके यहाँ इसका चीपर होना या फिर कम में पड़ना पॉसिबल है। अब इस प्रस्ताव को शास्त्री जी वॉइस वोट से हरा तो देते हैं, लेकिन इस पूरे डिबेट में एक चीज अच्छी होती है कि शास्त्री जी न्यूक्लियर डिवाइस के डेवलपमेंट की बात करते हैं ताकि पीसफुल पर्पस के लिए उसका यूज किया जा सके। वो एग्जांपल देके कहते हैं कि अगर हम एक एक्सप्लोजन करते हैं जिससे कि टनल्स बनती है या फिर पहाड़ों को तोड़ना हो, और अगर हम इसके लिए न्यूक्लियर डिवाइस के पावर को बढ़ाएंगे तो इससे देश को भी फायदा होगा। और माना जाता है कि आगे चलकर इंडिया ने जो पोखरण में पीसफुल न्यूक्लियर टेस्ट किया था उसका रास्ता यहीं से शुरू हो गया था। इसके बाद अप्रैल 1965 में पीएम लाल बहादुर शास्त्री होमी भाभा को न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ने की ऑफिशियल मंजूरी दे देते हैं, जिसके बाद होमी भाभा स्टडी ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन फॉर पीसफुल पर्पस के नाम से एक ग्रुप बनाते हैं और इस ग्रुप को रीड करने के लिए साइंटिस्ट राजा रमन्ना को चुनते हैं। अभी समय तक तो सब ठीक चल रहा था, इंडिया लगातार अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में आगे बढ़ रहा था, लेकिन इस समय के बाद इंडिया के साथ एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होने वाली थी जिसके बारे में किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा।
सबसे पहले तो अगस्त 1965 में इंडिया पाकिस्तान में वॉर शुरू हो जाती है। इस वॉर के खत्म होने के बाद जनवरी 1966 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान पीस ट्रीटी साइन करने के लिए ताशकंद जाते हैं और 10 जनवरी को ताशकंद एग्रीमेंट साइन किया जाता है। लेकिन इस एग्रीमेंट को साइन करने के कुछ घंटे बाद ही 11 जनवरी 1966 को प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में ही डेथ हो जाती है। अभी इस घटना को सिर्फ 13 दिन हुए थे कि इंडिया के लिए एक और बुरी खबर आती है। 24 जनवरी 1966 सुबह के लगभग 7:02 पर मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही एयर इंडिया फ्लाइट 101 क्रैश हो गई, जिसमें मौजूद सभी 117 लोग मारे गए और इन 117 लोगों में से एक थे इंडिया के महान न्यूक्लियर साइंटिस्ट होमी जहांगीर भाभा। सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर अपने 2 बड़े लीडर्स को खो देना इंडिया के लिए एक बड़ा लॉस था। इस घटना के बाद जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती है तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को एटॉमिक एनर्जी कमीशन का चेयरमैन बनाया जाता है और इस समय इंडिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था एनपीटी। असल में अर्ली 1960 के टाइम पर यह भविष्यवाणी की गई थी कि आने वाले कुछ दशकों में 25 से 30 न्यूक्लियर वेपन स्टेट हो सकते हैं और इसी को रोकने के लिए लाया गया था एनपीटी। एनपीटी का नियम था कि इस ट्रीटी में शामिल होने वाले ऐसे देश जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो ना तो किसी देश को न्यूक्लियर वेपन देंगे और ना ही उसे बनाने में उसकी मदद करेंगे। इसके अलावा शामिल होने वाले जिस देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है वो आगे चलकर फ्यूचर में कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। इसके अलावा न्यूक्लियर वेपन स्टेट सिर्फ उन्हें ही माना जाएगा जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया हो। इसका मतलब था कि इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस और चाइना सिर्फ ये 5 देश ही न्यूक्लियर वेपन स्टेट हो गए। लेकिन जब साल 1968 में एनपीटी पे साइन करने का टाइम आया तो इंडिया ने एनपीटी पे साइन करने से पूरी तरह मना कर दिया, क्योंकि इंडिया का मानना था कि एनपीटी एक भेदभाव वाली ट्रीटी है, क्योंकि जहां ये एक तरफ 5 देशों को न्यूक्लियर वेपन रखने की मंजूरी देती है तो वहीं दूसरी तरफ बाकी देशों को न्यूक्लियर वेपन रखने से मना करती है। और उस समय इंडिया इकलौता देश नहीं था जिसने एनपीटी को नकारा था, बल्कि इंडिया के अलावा पाकिस्तान और इजराइल भी ऐसे देश थे जिन्होंने एनपीटी पे साइन करने से साफ मना कर दिया था। और अगर हम उस समय इंडिया के आसपास के हालात भी देखें तो एक तरफ चाइना था जो लगातार अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेहतर कर रहा था, दूसरी तरफ पाकिस्तान था जिसने एनपीटी पे साइन करने से मना कर दिया। और अगर ऐसे हालात में इंडिया एनपीटी का मेंबर बन जाता तो आगे चलकर जहां पाकिस्तान तो न्यूक्लियर वेपन बना सकता था वहीं इंडिया ऐसा कभी नहीं कर सकता था। और ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि इंडिया ने एनपीटी पे साइन करने से मना कर दिया। इसके बाद जब साल 1971 आता है तो इस साल इंडिया पाकिस्तान में एक और वॉर होती है और ये वही फेमस वॉर थी जिसके बाद पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है और एक नए देश बांग्लादेश का जन्म होता है। इस करारी हार के तुरंत बाद पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फिकार भुट्टो अपने टॉप साइंटिस्ट के साथ एक मीटिंग करते हैं और इस मीटिंग में अपने साइंटिस्ट को न्यूक्लियर बनाने का ऑर्डर दे देते हैं। और ये जुल्फिकार भुट्टो वही थे जिन्होंने एक बार कहा था कि अगर इंडिया बम बनाएगा तो हम घास या पत्ते खाएंगे, यहाँ तक कि भूखे भी रहेंगे, लेकिन अपना खुद का बम बनाएंगे। और इसी समय साल 1971 के आसपास इंडिया भी पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने पर विचार करना शुरू कर देता है, जिस पर राजा रमन्ना और उनकी टीम 1965 से काम कर रही थी। और माना जाता है कि जब 7 सितंबर 1972 को पीएम इंदिरा गांधी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के दौरे पे गई तो उसी समय उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट करने की मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद डॉक्टर राजा रमन्ना की लीडरशिप में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और डीआरडीओ के टोटल 75 साइंटिस्ट की टीम ने इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया। इसके अलावा होमी सेठाना जो उस समय एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन थे वो इस पूरे प्रोजेक्ट को गाइड कर रहे थे। और जब ये सवाल आता है कि इस न्यूक्लियर टेस्ट को कहाँ किया जाएगा तो इसके लिए राजस्थान के पोखरण रेंज को चुना जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह थी जहाँ दूर दूर तक इंसानों की आबादी बहुत कम थी। और इस टेस्ट की तैयारी में न सिर्फ साइंटिस्ट बल्कि आर्मी ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया, क्योंकि ये टेस्ट एक अंडरग्राउंड टेस्ट होने वाला था। ऐसे में जो सुरंग खोदने का काम था वो आर्मी को ही सौंपा गया था। और टेस्ट करने से कुछ हफ्ते पहले जब पोखरण पर लास्ट मीटिंग होती है तो इस मीटिंग में पीएन धर जो इंदिरा गांधी के सेक्रेटरी थे उन्होंने इस टेस्ट का विरोध किया, क्योंकि उन्हें लगा कि इससे हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन मीटिंग के अंत में इंदिरा गांधी का फैसला राजा रमन्ना और उनकी टीम के पक्ष में जाता है और न्यूक्लियर टेस्ट के लिए डेट फिक्स किया जाता है 18 मई 1974। और अभी तक ये पूरा प्रोग्राम इतना सीक्रेट चल रहा था कि जगजीवन राम जो उस समय के रक्षा मंत्री थे उनको इस टेस्ट के बारे में 8 मई को बताया गया और विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह को तो टेस्ट करने से सिर्फ 48 घंटे पहले बताया गया कि इंडिया कोई न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। और फाइनली जब डेट आती है 18 मई 1974 तो पोखरण के रेगिस्तान में सारी तैयारियां हो चुकी थी और अब सिर्फ एक बटन दबा के न्यूक्लियर टेस्ट को अंजाम देना था। लेकिन ऐसे में अब इस बात पे बहस होने लगती है कि आखिर डेटोनेटर का बटन कौन दबाएगा, जिसके बाद फैसला किया जाता है कि बटन वही दबाएगा जिसने इसे बनाया है। जिसके बाद प्रणब दस्तीदार के बटन दबाते ही 18 मई 1974
सुबह के 8:05 पर इंडिया अपना फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट करता है। इसी के साथ इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला छठा और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर के अलावा ऐसा करने वाला पहला देश बन जाता है। इस टेस्ट का कोड नेम ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था, क्योंकि जिस दिन ये टेस्ट किया गया था वो बुद्ध पूर्णिमा का दिन था। यही कारण था कि जब टेस्ट सक्सेसफुल हुआ तो राजा रमन्ना ने पीएम इंदिरा गांधी को कोड वर्ड में मैसेज भेजा, द बुद्धा हैज फाइनली स्माइल्ड, मतलब कि टेस्ट सक्सेसफुल हुआ। इस टेस्ट के बाद इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फायदा होता है। ऑपोजिशन लीडर एलके आडवाणी तक इसकी तारीफ करते हैं। लेकिन जहां एक तरफ इंडिया में इस टेस्ट से लोग खुश थे, इसकी तारीफ कर रहे थे, वहीं इंडिया के बाहर दुनिया भर के कई देशों ने इस टेस्ट के लिए इंडिया को क्रिटिसाइज किया। पाकिस्तानी पीएम जुल्फिकार भुट्टो का कहना था कि पाकिस्तान कभी भी इंडिया के न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। लेकिन इंडिया के इस न्यूक्लियर टेस्ट पे सबसे अग्रेसिव रिएक्शन कनाडा का था, क्योंकि इस टेस्ट में जो प्लूटोनियम यूज किया गया था वो प्लूटोनियम साइरस न्यूक्लियर रिएक्टर से निकाला गया था, और ये साइरस न्यूक्लियर रिएक्टर कनाडा ने ही इंडिया को सप्लाई किया था। इसीलिए कनाडा के प्राइम मिनिस्टर पियरे टूरो का मानना था कि ऐसा करके इंडिया ने उनके साथ विश्वासघात किया है। हालांकि अपनी बात रखते हुए इंडिया ने यह बात साफ की थी कि हमने ये न्यूक्लियर टेस्ट सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए किया है और हमारा न्यूक्लियर वेपन बनाने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन क्योंकि एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव और एक न्यूक्लियर वेपन एक्सप्लोजन में लगभग कोई अंतर नहीं होता, इसीलिए दुनिया भर के कई देशों ने फिर भी इंडिया को क्रिटिसाइज किया। इंडिया के इस एक्सप्लोजन के जवाब में जल्दी इंटरनेशनल कमेटी द्वारा न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी कि एनएसजी बनाई जाती है, ताकि न्यूक्लियर मटेरियल या फिर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को उन देशों तक पहुंचने से रोका जा सके जो इसका यूज न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए कर सकते हैं।